हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले अभिक्रियाएं जिनमें CO आबंध का विदलन होता है। एक तो ईथरों की अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध टूटता है, और दूसरी अभिक्रियाएं इनकी होती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो पहले लेते हैं ईथरो में CO आबंध का विदलन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध टूटता है। प्यारे विद्यार्थियों, ईथर बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। ईथर उग्र परिस्थितियों में, मतलब उच्च ताप पर अम्ल हैलाइडों के साथ में, अम्ल हैलाइडों के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ये अभिक्रिया लिखिए। देखो, ईथर क्या होते हैं? ईथर होते हैं ROR। इस सूत्र के यौगिक कहलाते हैं ईथर। समान भी हो सकते हैं, ये एल्किल समूह असमान भी हो सकते हैं। तो जब ईथर की अम्ल हैलाइड X जो है ये हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और R क्या है? R एल्किल समूह है। R क्या है? एल्किल समूह, जैसे मैथिल समूह, जैसे एथिल समूह, है ना। प्रोपिल समूह हो सकता है, ब्यूटिल समूह हो सकता है। तो ये R एल्किल समूह है। तो जो ईथर होते हैं वो उग्र परिस्थितियों में ही अम्ल हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया करके, मतलब अगर यहाँ पे Cl भी हो सकता है, HCl हो जाएगा, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। तो ये अम्ल हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये आवरण टूटता है ना। ये जो एल्किल समूह है ना, इसमें कार्बन है, तो कार्बन ये आवरण टूटता है। तो एक तो बनता है ये RX एल्किल हैलाइड बनता है, और ये H यहाँ पर O के साथ में जुड़ जाता है। तो एक तो बनता है ये एल्कोहल का अणु, और एक बनता है ये एल्किल हैलाइड RX। अब ये जो एल्कोहल का अणु होता है ये अम्ल हैलाइड के दूसरे अणु के साथ में इसकी अभिक्रिया होती है, तो H2O बन जाएगा। तो ये बन जाएगा RX प्लस H2O। तो ईथर अम्ल हैलाइडों के साथ में, अम्ल हैलाइडों के आधिक्य के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, है ना। तो RX दो अणु बनते हैं एल्किल हैलाइड के। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है C2H5O C2H5 ये है डाई एथिल ईथर। इसका नाम नोट करना, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। तो जो डाई एथिल ईथर होता है, जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HI के साथ में कराते हैं, H हाइड्रोजन हाइड्रोडिक अम्ल होता है, ये HI के साथ में कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में कराते हैं। तो ये O के साथ में जुड़ जाता है। तो पहले एथिल एल्कोहल का एक अणु बनता है H, और ये बनता है प्लस C2H5I। अब ये एल्कोहल क्योंकि HI आधिक्य में है, हाइड्रोजन आयोडाइड ये आधिक्य में है, तो ये HI के दूसरे अणु के साथ में अभिक्रिया करता है। तो ये बनता है H2O, और ये हो जाएगा C2H5I प्लस H2O। जो HI होता है इसको आधिक्य में लेते हैं, अधिक मात्रा में
इसको लेते हैं। तो ईथर अम्ल हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जैसे ये एथिल आयोडाइड बनता है। और जो एरिल एल्किल ईथर होते हैं उनकी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में। ये एरोमेटिक ईथर है, OR, ये है एल्किल एरिल, ये एल्किल समूह, ये एरिल समूह, एरिल एल्किल ईथर। जब अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं तो इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। देखो, जो एल्किल एरिल ईथर होते हैं ना, इनमें ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसमें आंशिक रूप से द्विआबंध का लक्षण होता है। तो यहां से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटता, बल्कि ये जो एल्किल समूह है इसका कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच का बॉन्ड यहां से ये टूटता है ना, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से मजबूती के साथ में जुड़ी रहती है। इसमें डबल बॉन्ड का लक्षण होता है। ये बॉन्ड यहाँ से आसानी से टूटता है, तो ये H यहाँ जुड़ जाता है और X जो है वो एल्किल समूह से जुड़ जाता है। तो ये बनता है एक फिनोल बनता है और एल्किल हैलाइड बनता है, RX बनता है, एल्किल हैलाइड। अगर हम इसका उदाहरण देखें, उदाहरण इसका, अगर हम इसका उदाहरण लें, ये है OCH3, ये एनिसोल ईथर है, एनिसोल ईथर। इसको मैं दोबारा एक रेड पेन से लिख रहा हूं, ये है OCH3 एनिसोल ईथर की अभिक्रिया जब हम HI के साथ में या HBr के साथ में या HCl के साथ में कराते हैं ना, तो ये यहां से बॉन्ड टूटता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां से। तो ये एक तो बनता है, ये H यहां जुड़ता है, I मैथिल समूह से जुड़ता है, तो ये बनता है फिनोल OH और बनता है CH3I। तो जो ईथर होते हैं, ईथर अम्ल हैलाइडों के आधिक्य के साथ में उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं और एल्किल हैलाइड बनाते हैं। जो एल्किल ईथर होते हैं, जो एरोमेटिक ईथर होते हैं, इनमें जो ये कार्बन ऑक्सीजन आबंध होता है, ये आबंध नहीं टूटता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का लक्षण होता है। बॉन्ड यहां से टूटता है एल्किल समूह और इस ऑक्सीजन के बीच से, तो एक फिनोल बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। जो अम्ल हैलाइड होते हैं, इनकी जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है वो ये होता है। अम्ल हैलाइडों में HI सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये अम्ल जो हैलाइड होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम ये होता है। जब ईथर में दो भिन्न एल्किल समूह होते हैं, जैसे यहाँ पर तो ईथर में दो समान एल्किल समूह हैं, इसकी HI के साथ में अभिक्रिया हो रही है ना। तो जब ईथर में दो भिन्न एल्किल समूह होते हैं तो ये जो आबंध है CO आबंध, ये इसका विदलन किस प्रकार से होता है, देखो, जैसे ये है CH3OC2H5, ये है एथिल मैथिल ईथर। देखो, जब एथिल मैथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ में कराते हैं
एथिल मैथिल ईथर की अभिक्रिया जब HI के साथ में कराते हैं तो जो एक तो एल्कोहल का अणु बनेगा, एक तो बनेगा एल्कोहल का अणु और एक बनेगा एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड कौन सा बनेगा, ये वाला C2H5I बनेगा या CH3I बनेगा। एल्किल हैलाइड जो निम्न एल्किल समूह होता है ना, जो छोटा एल्किल समूह होता है उसका एल्किल हैलाइड बनता है और जो बड़ा एल्किल समूह होता है उसका एल्कोहल बनता है। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर भिन्न एल्किल समूह ईथर में है तो जो छोटा एल्किल समूह होता है ना उसका बनता है एल्किल हैलाइड और बड़े एल्किल समूह का बनता है एल्कोहल। तो इसका विदलन इस प्रकार से होता है, ये बनता है CH3I और ये बनता है C2H5OH, C2H5OH। तो इस प्रकार से ये CO आबंध इस प्रकार से टूटता है। छोटे एल्किल समूह का हैलाइड बनता है, बड़े एल्किल समूह का एल्कोहल बनता है। अगर एल्कोहल तृतीयक समूह युक्त हो, उसमें तृतीयक समूह उपस्थित होता है तो उसका विदलन देखते हैं, इस प्रकार से होता है। देखो ये अभिक्रिया देखिए CH3 CH3 CH3O CH3 है ना, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी, इसमें टर्सरी ब्यूटिल समूह है, ये टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर। ये ईथर है, जब इसकी अभिक्रिया HI के साथ में कराते हैं, HI के साथ में कराते हैं तो अब देखो यहां तो छोटा एल्किल समूह एल्किल हैलाइड बनाता है, लेकिन जब ईथर जो होता है ना वो तृतीयक समूह युक्त होता है तो जो एल्किल हैलाइड होता है ना वो इसी का बनता है, जो ये तृतीयक समूह होता है ना इसी का हैलाइड बनता है। मतलब ये बॉन्ड यहां से टूटता है HCH3OH के रूप में, ये मैथिल एल्कोहल बनता है और ये बनता है इसका आयोडाइड CH3 CH3 CH3I और ये CH3OH, ये है टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। देखो यहां पर तो ये प्राथमिक एल्किल समूह है, दोनों प्राथमिक एल्किल समूह हैं, तो इसमें एल्किल हैलाइड जो छोटा एल्किल समूह होता है उसका बनता है ना, इसमें एक कार्बन है। एल्कोहल बड़े एल्किल समूह का बनता है, एथेनॉल बनता है। लेकिन यहाँ पर इसके उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जो टर्सरी ब्यूटिल समूह है, जो बड़ा एल्किल समूह है ना उसका आयोडाइड बनता है और छोटे एल्किल समूह का एल्कोहल बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बनता है। इसकी अभिक्रिया की अगर हम क्रिया विधि देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि इसमें टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बनता है। CH3OH के निकलने से इसमें टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बनता है जो ज्यादा अस्थायी होता है और फिर आयोडीन उसके साथ में अभिक्रिया करता है, इस वजह से इसमें टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड बनता है। तो इसकी क्रिया विधि देखते हैं। देखो ये जो अभिक्रिया है, जो तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं ना, तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करके टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड बनाता है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, कई चरणों में होती है, कई स्टेप में होती है। पहले क्या होता है कि ये जो HI होता है ना, ये
तो इसमें पर्याप्त अम्लीय लक्षण होता है, CH3 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 OCH3। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर बिना साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और जो HI होता है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, इसमें इसका विदलन होता है। तो विदलन होने पर ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म I के पास में चला जाता है, हेटेरोलिटिक विदलन होता है। तो ये इसके पास में चला जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर ये प्रोटॉन बचेगा। इस प्रोटॉन को, ये जो प्रोटॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करेगा। तो ये बनता है CH3 CH3 CH3, और ये H यहां लगा दीजिए, और इसके ऊपर धनावेश आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस H को दे देता है, और इस O के पास में वैसे अब भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये बनता है ये CH3। तो ये ऑक्सोनियम आयन बनता है, और ये आयोडाइड आयन बनता है, आयोडाइड आयन। अब ये जो आयन होता है, ये अस्थायी होता है, CH3O, इसके ऊपर धनावेश होता है। ये H यहां पर जुड़ा हुआ है, CH3। अब यहां से ये आवरण टूटता है, और ये साझे का इलेक्ट्रॉन इस O के पास में चला जाता है। तो ये मैथिल एल्कोहल का अणु अलग हो जाता है, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में, तो इसका धनावेश खत्म हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, इसका भी है ना, तो इसका धनावेश खत्म हो गया। अब इसके ऊपर धनावेश आ जाता है, तो ये बनता है CH3 CH3 इसके ऊपर धनावेश, और प्लस ये बनता है CH3OH। अब ये जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बनता है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन। अब ये जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन होता है, इस पर नाभिक स्नेही आयोडाइड आयन जो पहले स्टेप में बना, ये इसके साथ में विक्रिया करता है। तो ये बनता है CH3I। तो इस वजह से, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर होता है, इसकी अभिक्रिया में अधिक अस्थाई मैथिल अल्कोहल का अणु निकलने से अधिक अस्थाई टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन बनता है, जो आयोडाइड आयन के साथ में अभिक्रिया करता है, जिससे टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड बनता है। जबकि जो प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं, जब जो भिन्न प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं, जब उनकी अभिक्रिया अम्ल हैलाइडों के साथ में कराते हैं, तो जो छोटा एल्किल समूह होता है ना, वो हैलाइड के साथ में जुड़ करके एल्किल हैलाइड बनाता है। देखो, इसकी क्रिया विधि को समझते हैं, इसको नोट करिए। और ये जो अभिक्रिया है, ये एक SN1 अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब नाभिक स्नेही एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? देखो, ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है। जो पहला चरण होता है वो बड़ा तीव्र होता है, फास्ट होता है। दूसरा चरण होता है, ये जो दूसरा चरण होता है ये भी तीव्र होता है। दूसरा चरण जो होता है
ये दूसरा चरण जो होता है ना, ये होता है स्लो स्लो होता है, ये धीमा होता है। तीसरा चरण जो होता है ना, वो तीव्र होता है। ये देखो, किसी अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, अगर अभिक्रिया कई पदों में पूरा हो रही है तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसमें जो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उन पर निर्भर करता है। तो सबसे जो मंद स्टेप है वो दूसरे वाला स्टेप है। ये दूसरा स्टेप सबसे मंद है और इसमें केवल ये एक स्पीशीज भाग ले रही है। इस अभिक्रिया का जो वेग है ना, पूरी अभिक्रिया का वेग इस दूसरे स्टेप के द्वारा निर्धारित होता है। और क्योंकि इसमें एक प्रकार से एक अणु ये इसमें भाग ले रहा है, तो इस वजह से इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक होती है। तो ये एक SN1 अभिक्रिया है। मैंने आपको बताया कि जब ईथर दो भिन्न एल्किल समूह वाला होता है तो उसकी सांद्र HI के साथ अभिक्रिया से जो छोटा एल्किल समूह होता है उसका आयोडाइड बनता है ना, और बड़े एल्किल समूह का एल्कोहल बनता है। ये जो अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से है। देखो, जो HI होता है ना, HI HBr, इनमें पर्याप्त अम्लीय लक्षण होता है। इनमें अम्लीय लक्षण, इनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है, H आयन देने की प्रवृत्ति होती है। तो जो छोटा एल्किल समूह होता है वो उसका हैलाइड बनता है ना, जैसे इसका आयोडाइड बनता है। अगर HBr ले तो इसका ब्रोमाइड बनेगा, वो एल्कोहल बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से है। अभिक्रिया कई पदों में होती है, 3 पदों में। पहले पद में क्या होता है, देखो ये ईथर है। ईथर में ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और जो ये HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें हेट्रोलिटिक विदलन होता है। इसका विदलन होता है तो ये बॉन्ड जो है ना ये टूटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में चले जाते हैं, आई के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन आई के पास में चले जाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस आई का भी है, एक इलेक्ट्रॉन H का हो गया, तो इस आई के ऊपर 1 यूनिट का ऋणावेश आ जाता है। और यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है प्रोटॉन, है ना। यहाँ पे ये बचेगा H आयन, प्रोटॉन। जो HI और HBr होते हैं ना, उनमें पर्याप्त अम्लीय लक्षण होता है। इस प्रकार से इनसे प्रोटॉन प्राप्त होता है। अब ये जो प्रोटॉन है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ये जो प्रोटॉन बनेगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके ये बनाता है ऑक्सोनियम आयन, है ना। ये है ऑक्सोनियम आयन, एथिल मैथिल ऑक्सोनियम आयन बनाता है ये। और क्योंकि ये ऑक्सोनियम आयन बन गया, है ना, और यहाँ पे हम बीच में ये बंद बना सकते हैं। इसके बीच में ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाइए यहाँ पर, और इस पर 1 यूनिट का धनावेश आता है O के ऊपर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस O के ही है। ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ना H और O के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के ही हैं। और क्योंकि इसके हिस्से में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके हिस्से में आया है, तो इस वजह से O के ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कुल मिलाकर के इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इस पर 1 यूनिट का O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो ये बनता है ऑक्सोनियम आयन, और ये बनता है आयोडाइड आयन। आयोडाइड ऋणायन है। जो ऋणायन होते हैं ना वो नाभिक स्नेही होते हैं। और ये जो आयोडाइड आयन होता है, आयोडाइड आयन जो बनता है ये नाभिक स्नेही होता है, और ये इस ऑक्सोनियम आयन के निम्नतम प्रतिस्थापित एल्किल समूह पर आक्रमण करता है। आयोडाइड आयन ऑक्सोनियम आयन के निम्नतम प्रतिस्थापित एल्किल समूह पर आक्रमण करता है। निम्नतम प्रतिस्थापित
निम्नतम प्रतिस्थापित एल्किल समूह ये मैथिल समूह है। या इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो आयोडाइड आयन है ना, ये जो सबसे छोटा एल्किल समूह होता है उस पर आक्रमण करता है। ये आयोडाइड आयन यहां पर इस एल्किल समूह पर आक्रमण करता है, और जब ये इस पर आक्रमण करता है तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आबंध टूटना शुरू हो जाता है, और आई और इस कार्बन के बीच में आबंध बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अणु जो होता है ना, ये एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, यहां से बॉन्ड टूट जाता है तो एथेनॉल बन जाता है, एथिल अल्कोहल, और मैथिल आयोडाइड बनता है। देखो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो छोटा एल्किल समूह होता है ना, वो एल्किल हैलाइड के रूप में निकलता है, और जो बड़ा एल्किल समूह होता है वो एल्कोहल के रूप में निकलता है। तो ये एक SN2 अभिक्रिया है, ये एक SN2 अभिक्रिया है। अच्छा, और अगर अभिक्रिया में ये HI अधिक मात्रा में है तो उच्च ताप पर ये जो HI है ना, ये इस एथेनॉल का जो अणु बनता है ना, इसके साथ में ये फिर से अभिक्रिया करता है ना। इसमें इस आबंध का हेटेरोलिटिक विदलन होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म I के पास में चला जाता है तो I के ऊपर ऋणावेश आ जाता है, और ये प्रोटॉन बचता है। ये प्रोटॉन यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो ये एथिल ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। जो एथिल ऑक्सोनियम आयन होता है, ये यहां से इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच से आबंध टूटता है, हेटेरोलिटिक विदलन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास में चले जाते हैं, मतलब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि साझे के, या कहें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में चला जाता है तो ये H2 के रूप में अलग हो जाता है, और ये यहां पर जब ये इसके पास में चले जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर धनावेश आता है, तो धनावेश इस आयोडाइड आयन से जुड़ करके ये बनाता है एथिल आयोडाइड। तो अगर अभिक्रिया में HI कम मात्रा में है तो ये बनता है मैथिल आयोडाइड, एथेनॉल, और अगर HI अधिक में है तो उच्च ताप पर ये एल्कोहल का जो अणु बनता है ना, उसको भी ये आयोडाइड में परिवर्तित कर देता है। तो ये एक SN2 अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया कैसे है? देखो ये जो पहला स्टेप है, ये स्टेप तीव्र होता है, तेज होता है। ये वाला तीसरा स्टेप भी तेज होता है, और जो सेकंड स्टेप होता है ना, ये स्लो होता है, ये मंद होता है। और इस देखो अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो अगर अभिक्रिया कई पदों में हो रही है तो अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है वो होता है जिसका वेग सबसे कम होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है ना, इस सेकंड स्टेप के द्वारा निर्धारित होता है, और इसमें जितनी स्पीशीज भाग लेती है वो संख्या कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। इसमें देखो यहां पर एक स्पीशीज ये, एक स्पीशीज ये, अभिक्रिया का वेग इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है ना। तो इसलिए इस दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसकी जो कोटि है ना, ऑर्डर, वो 2 है, यानी कि ये एक द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से जो भिन्न एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं वो HI के साथ में उनकी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। और अगर देखो एल्किल हैलाइड कौन सा बनता है, जो छोटा एल्किल समूह होता है ना, उसका एल्किल हैलाइड बनता है। लेकिन अगर ईथर तृतीयक एल्किल समूह युक्त हो, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण में बताया कि अगर ईथर तृतीयक एल्किल समूह युक्त हो इस तरीके से, तो इस जो ये बड़ा एल्किल समूह है ना, इसका आयोडाइड बनता है। तो इसका कारण ये है क्योंकि ये समूह मेथेनॉल के रूप में निकल जाने से टर्सरी
ब्यूटिल कार्बोधनाइड बनता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, और वो आयोडाइड आयन के साथ में अभिक्रिया करके इसका आयोडाइड बनाता है। नोट करिए इसको। तो ये तो बात हुई ईथरो में CO आवंत का विदलन, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें CO आवंत का विदलन होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ईथरो की रासायनिक अभिक्रियाओं को दो ग्रुप में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया है बी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो एरिल एल्किल ईथर होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। एरिल एल्किल ईथर मतलब जो एरोमेटिक ईथर होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। देखो ये एक एरिल एल्किल ईथर है। एरिल एल्किल ईथर, ये एरिल समूह है ना। एरिल समूह कौन सा? ये फेनिल समूह है, C6H5 फेनिल। और ये क्या है? एल्किल समूह है। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे इसका उदाहरण देखें, जैसे ये OCH3 है ना, ये है फेनिल ये है मैथिल फेनिल ईथर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं इनको, मैथिल फेनिल ईथर। और इसको एनिसोल ईथर भी इसको कहते हैं, एनिसोल, मैथिल फेनिल ईथर एनिसोल। ये देखो इसमें ये क्या है? ये मेथोक्सी समूह है, मेथोक्सी। ये मेथोक्सी समूह है, या इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये एक एल्कोक्सी समूह है। ये कौन सा समूह है? एल्कोक्सी समूह है, एल्कोक्सी। और इसमें ये एल्कोक्सी समूह कौन सा है? मेथोक्सी है। देखो ये जो एल्कोक्सी समूह होता है ना, एल्कोक्सी समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होता है। ये जो एल्कोक्सी समूह है ना, ये ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होता है। किस प्रकार से? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर बिना साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इनके साथ में अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन युग्म पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ में अन्योन्य क्रिया करते हैं, अनुनाद में ये भाग लेते हैं। किस प्रकार से? देखो इलेक्ट्रॉन युग्म ये यहां आ सकता है, जब ये यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में चला जाएगा। इसके पास में चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन भी साझे में आ गया इस कार्बन के, तो इस पर 1 यूनिट का धनावेश आ जाएगा, है ना। ये यहां आ गया, ये बॉन्ड बाकी को ऐसा लगा देंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर ये इसी तरीके से लिखेंगे, OR, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आता है, तो यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जब ये यहां आएगा तो ये यहां पर पहुंच जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इसको ऐसे ही रखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आ सकता है, जब ये यहां आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म जो इन दोनों कार्बन के बीच में है, अब वो इसी कार्बन के पास में पहुंच जाएगा। तो इस कार्बन के पास में पहुंच जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर ये इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, है ना, और ये OR, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आ सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म वापस O के पास में पहुंच जाता है ना। तो ये हो जाता है OR,
है ना, वापस पहुंच गया इसके पास में, डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है O के पास में, ये बेंजीन रिंग के साथ में अनुनाद में ये भाग लेता है। तो इस वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। देखो इन पोजीशन पर ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, और ये देखो 1 2 1 2 होती है ऑर्थो पोजीशन, या 1 2 या 1 6 3 4 ये 5 ये 6, जो 1 2 और 1 6 पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो पोजीशन। जैसे ये 1 2 1 6 और ये 1 4 पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसके अनुनाद में भाग लेने की वजह से, इसके अनुनाद प्रभाव की वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और जैसे फिनोल में OH समूह बेंजीन रिंग को सक्रिय कर देता है ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रतिस्थापन के लिए, इसी प्रकार से ये जो एल्कोक्सी समूह होता है ना, ये बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए इसको ये सक्रिय कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं, तो ये जो एल्कोक्सी समूह है ना, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होता है, क्योंकि अब जो अगला समूह बेंजीन रिंग में प्रवेश करेगा ना, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, वो केवल पैरा पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। तो एल्कोक्सी समूह बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय कर देता है। अब देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहली इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली लेते हैं हैलोजनन। देखो ये एनिसोल ईथर है OCH3, इसका नाम है एनिसोल ईथर है ना, या इसको बोलते हैं फेनिल मैथिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, मैथिल फेनिल ईथर। तो जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में कराते हैं ना एथेनोइक अम्ल में, तो ब्रोमीन के साथ में कराते हैं क्योंकि ये एल्कोक्सी जो समूह है ना, मेथोक्सी समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह है, तो दो यौगिक प्राप्त होते हैं। एक तो ये प्राप्त होता है पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये मुख्य उत्पाद होता है, और एक बनता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये क्या है, देखो ये तो एनिसोल है, ये पैरा पोजीशन पर पैरा ब्रोमो एनिसोल है ना, और ये क्या है 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, तो ये है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये मुख्य प्रोडक्ट ये होता है। तो हेलोजनन क्या होता है, हेलोजनन होता है कि बेंजीन रिंग में हेलोजन परमाणु का प्रवेश कहलाता है हेलोजनन। जैसे ये अभिक्रिया कहलाती है ब्रोमीनन। अगर Cl के साथ में Cl2 के साथ में कराएंगे तो अभिक्रिया कहलाएगी क्लोरीनन है ना। और H जहां से देखो कैसे हटता है, यहां से H निकलता है, H Br के साथ में HBr बाहर हो जाएगा, तो Br यहां जुड़ जाएगा है ना। और अगर H यहां से हटता है, देखो यहाँ पे CH है ना, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, अगर H यहां से हटता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही हटेगा है ना, तो बनता है ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है।
क्या होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है ना, लुईस अम्ल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ये। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड की अभिक्रिया एनिसोल के साथ कराने पर एल्किल या एसिल समूह बेंजीन रिंग में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रवेश करते हैं, और यह अभिक्रिया ही कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो ये एनिसोल ईथर है, एनिसोल ईथर की अभिक्रिया जब ये एल्किल हैलाइड है जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसके साथ में कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये विलायक है कार्बन डाइसल्फाइड, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये एल्किल समूह आ जाता है। देखो यहां से H हटता, यहाँ पे CH है ना, ऑर्थो पोजीशन पे CH, तो H इस Cl के साथ में HCl अलग हो जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा, तो ये यौगिक बनता है। और अगर देखो दो ही पोजीशन से H हट सकता है ना, ये है ना इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन की जगह ये समूह आता है मैथिल समूह, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। तो यहां से जब H हटता है तो मैथिल समूह यहां जुड़ जाता है, तो ये यौगिक बनता है। इसका नाम है 4-मेथोक्सी टोलुइन, है ना, 1 2 3 4 4-मेथोक्सी टोलुइन। ऐसे ये है 2-मेथोक्सी टोलुइन। मुख्य प्रोडक्ट ये जो पैरा यौगिक होता है ये बनता है। तो यहां पर तो एल्किल समूह आता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। और अगर एनिसोल की अभिक्रिया ये एसिल हैलाइड है, एसिल हैलाइड जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और या इसे एथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं, IUPAC नाम एथेनॉइल, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। तो इसी प्रकार से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है। तो यहां से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर से H विस्थापित होता है, H Cl के साथ में HCl बनाएगा, और ये COCH3 समूह ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर आता है, तो ये बनता है पैरा यौगिक है ये 4-मेथोक्सी एसिटोफिनोन, है ना, 4-मेथोक्सी एसिटोफिनोन। और इसी प्रकार से ये है 2-मेथोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल, है ना, ये यहां से यहां तक बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना ही कहलाता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। नोट करना इसको कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश करना ही कहलाता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और देखते हैं, इसको नोट करिए। अगली इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण नाइट्रेशन। देखो जो एनिसोल ईथर होता है, एनिसोल ईथर, एनिसोल ईथर OCH3, अगर रासायनिक सूत्र लिखने को कहें तो क्या होगा, ये C6H5OCH3, ये है ना, ये यहां से यहां तक H की जगह ये जुड़ा हुआ है ना भाई। देखो यहां तक तो ये बेंजीन है C6H6, H की जगह ये समूह जुड़ा हुआ है, तो एक H कम हो गया, तो यानी कि C6 अब H5 हो जाएगा, और ये OCH3, तो ये है क्या, एनिसोल, ये है एनिसोल। देखो एनिसोल को जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल और पैरानाइट्रो एनिसोल बनता है। देखो इसे इस तरीके से समझो, OHNO2, HNO3 को इसका ए को H के साथ में देखो OHNO2, तो यहां से एक H हटाओ और OH के साथ में पानी बना दो, NO2 वहां जोड़ दो जहां से H हमने हटाया है, तो ये बनता है OCH3NO2। एक तो ये बनता है यौगिक, है ना, H2 बाहर निकल जाएगा। और इसी प्रकार से पैरा पोजीशन पर NO2 समूह आता है, इसी प्रकार से पैरा पोजीशन पर NO2 समूह आता है और H2O इसमें से बाहर निकलता है। मुख्य यौगिक ये बनता है पैरा यौगिक, अल्प मात्रा में ये बनता है, थोड़ी मात्रा में ये बनता है ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल, है ना, और ये है, इसका नाम लिख दे रहा हूं, पैरा नाइट्रो एनिसोल, और ये क्या होगा, इसका नाम लिखना ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको जो ईथरो से संबंधित इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं थी मैंने आपको कराई। ये जो समीकरणें मैंने आपको बताई, क्रियाविधि अभिक्रिया की मैंने आपको बताई, इनको लिख लिख करके देखना, लिख लिख करके याद करना। लिख लिख करके देखोगे तभी याद होगी अभिक्रियाएं आपके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।